इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को इसलिए बुलाया है कि अफसोस के साथ आपके साथ शेयर करना पड़ रहा है, पाकिस्तान के साथ शेयर करना पड़ रहा है कि वो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शुरू से मुतालबा रहा है हमारा एस्टैब्लिशमेंट से 1977 से हमारा जो पीपल्स पार्टी का कंप्लेंट रहा है, पीपल्स पार्टी का डिमांड रहा है कि हमें एक लेवल प्लेइंग फील्ड इलेक्शंस में दिया जाए, पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो और हर इलेक्शन में हमारा ये कंप्लेंट रहा है। हम उम्मीद रख रहे थे कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस वो टेस्ट केस हो सकते हैं, वो टर्निंग पॉइंट हो सकते हैं जहां हम इस चैप्टर, इस पेज जो पाकिस्तान की तारीख में मुसलसल पीपल्स पार्टी शुरू दिन से इसके खिलाफ जदोजहद कर रहे हैं, वी कुड ड्रॉ अ लाइन अंडर द सैंड। लेकिन अब मैं अफसोस के साथ और मजबूर होकर आपके सामने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ एक बताने के लिए कि अनफॉर्चुनेटली ऐसे नहीं हो रहा है। हमने लीगल फोरम्स के दरवाजे खटखटा के अब इसलिए कि हम अदालत को रिस्पेक्ट करते हैं, रूल ऑफ लॉ को रिस्पेक्ट करते हैं, आइन को रिस्पेक्ट करते हैं। हम वो जमात है जिसने आइन बनाया, हम वो जमात है जिसने पाकिस्तान को आइन दिया। अगर हम रूल ऑफ लॉ का पासदारी नहीं करते हैं, अगर हम अपने अदालत के फैसले को जब हम अग्री भी नहीं करते, अगर हम नहीं इनको मानेंगे तो कौन मानेंगे? तो with all due respect, I would just like to put some facts before you. एक तो आपका इलेक्शंस जो चल रही हैं यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में, मेरा कैंपेन में रुकावटें डालना या मुझसे कैंपेन to try and stop my campaigning, unfortunately election commission शुरू दिन से और फिर इसका false dichotomy create कर रहे हैं, false similarities create कर रहे हैं, false parallels create कर रहे हैं between me and members of the government, between me and ministers, between me and the Prime Minister of Pakistan. हमने ये इलेक्शन के कानून बनाए थे, हमारे जिद्दोजहद के नतीजे में हमेशा से इलेक्शन रिफॉर्म्स हुए हैं। हम ये इलेक्शन कानून इसलिए बनाते हैं ताकि हुकूमत या इंटरम हुकूमत इलेक्शन के दौरान रियासत के वसाइल ना इस्तेमाल कर सके, वो अपना ओहदा का गलत फ़ायदा ना इस्तेमाल कर सके। लेकिन सियासी आज़ादी और जमहूरी आज़ादी हो, जिनके पास सियासी ओहदा हो, जो पार्टी की क़ियादत हो, ख़ासतौर जब वो अपोजिशन से ताल्लुक़ रखे, उनको कैंपेन करने से नहीं रोका जा सकता, वरना वो हमारा आईनी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। यहाँ का अदालत एक लोअर कोर्ट के फैसले के बाद जिससे जहाँ हमें सूबा बदल करने की कोशिश की गई थी, कैंपेन के दौरान हमें कैंपेन करने से रोकने की कोशिश की गई थी, हमने इस फैसले के खिलाफ सुपीरियर कोर्ट्स में गए इस उम्मीद के साथ कि इस नाइंसाफ़ी को रोका जाएगा। और जहाँ इस हद तक कोर्ट्स ने फैसला किया कि हम इस सूबा बदल तो नहीं करेंगे, मगर आखिर आज मेरा कैंपेन का आखिरी जलसा था, मेरा कंक्लूडिंग जलसा था, जहाँ मैंने अपना मंशूर और अपना सोच गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने के सामने पेश करना था। मेरा ये हक मुझसे छीना गया है, मेरा ये हक कि मैं कैंपेन करूँ और मैं कैनवस करूँ उस आखिरी वक्त तक, जहाँ तक कैंपेनिंग आज तक जारी है, जहाँ मेरे इंतज़ामिया की तरफ से इजाज़त थे। मेरा अब जलसा साइमल्टेनियसली चल रहा है, साथ साथ चल रहा है, मगर मैं ख़ुद उस जलसा में इसलिए शरीक नहीं हूँ कि अदालत ने मुझे मना किया है। मैं समझता हूँ ये नाइंसाफ़ी है। एक तो हमने अदालत के सामने 2015 का लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला, और उस फैसला ने वो जज लिखा है जो आज सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, जहाँ इलेक्शन कमीशन को साफ और शफाफ इलेक्शंस करने का तो हदायत है, मगर हमारा पॉलिटिकल फ्रीडम्स और ख़ास तौर पे उनके जो
जो सियासी ओहदेदार हैं उनके पॉलिटिकल फ्रीडम्स को कोई रुकावट नहीं डाल सकते। ये फैसला हमने जज के सामने डाला और जो कोर्ट है, एक जज ने हमारे हक में रूल किया कि हमारे सियासी आज़ादी है, हमारा हक है कि हम कैंपेन करें और हमारे पास एग्जीक्यूटिव पावर्स नहीं है। मगर साथ साथ वो दूसरा जज ने फैसला किया कि नहीं, मुझ पे वही पाबंदियां डालेंगे जो हुकूमती वज़ीर पेश पे डालना चाहिए था, मगर आज तक वो अपने रवायत में जारी है, अपना धांधली करने में जारी है। हुकूमती वज़ीर को मुझे समझ के इस मुल्क की वज़ीर आज़म के जो पाबंदियाँ जो होने चाहिए अब मुझ पे भी लागू किए गए हैं, और ये बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी है। लेकिन साथ साथ जब ये जो स्प्लिट डिसीजन होता है, इस पे आपका कानून के तहत 2009 की जो गवर्नेंस ऑर्डर के तहत एक रेफरी जज को इस फैसला को देना चाहिए था। अफसोस के the court has ruled, the chief justice has ruled, इसलिए कि वो सीनियर जज था, तो उसका भले it's a split decision and it's one for and one against, मगर इसलिए कि वो चीफ जस्टिस था और सीनियर जज था, उसका फैसला माना जाए और मेरे ऊपर पाबंदी हो। मैं I don't agree with this judgment। मैं समझता हूँ कि ये नाइंसाफ़ी है, ये पॉलिटिकल लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगा। लेकिन जैसे मैंने शुरू में कहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइन बनाने वाले, कानून बनाने वाले, इन्हीं अदालतों को खड़े करने वाले जमात हैं, और मेरे ऊपर ये फ़र्ज़ है कि ना पसंद करते हुए भी मैं इनका फैसला को मान रहा हूँ, और इलेक्शन कैंपेनिंग में जलसे की तकरीरों से मैं अपने आप को रोक रहा हूँ। जहाँ ये सिलसिला है, हमें ना सिर्फ इस तरफ से कंप्लेंट्स हैं, लेकिन जिस तरीके से यहाँ हुकूमत के वज़ीर कैंपेन कर रहे हैं, कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, खुले आम जलसे में डिक्लेयर कर रहे हैं कि इतने अरबों का रुपया वो देंगे अगर इनको इतना लीड मिलता है। मैं सबसे पहले उनको गिलगित बल्तिस्तान की सरजमीन से और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के बारे में एक पैगाम देना चाहता हूँ कि द पीपल ऑफ गिलगित बल्तिस्तान आर नॉट फॉर सेल। एंड मैं जानता हूँ कि यहाँ के अवाम अपने हकूक़ के बारे में जानते हैं, सियासी शऊर रखते हैं, और वो इनके चले वो धांधली उन्होंने किया है, इन्होंने ये कानून का खिलाफ वर्जी किया है, मगर इनके यहाँ के अवाम उनकी कोशिश को नाकाम करेंगे। मैं रिक्वेस्ट और डिमांड करना चाह रहा हूँ सारे इदारे से कि अब तक जो हुआ है वो सो तो हुआ है, मगर अभी भी टाइम है कि ये इलेक्शंस मुतनाज़ा ना बने। अभी भी टाइम है कि सारे इदारे अपने अपने काम करे और सियासतदानों पे छोड़े, सियासत अपने उम्मीदवारों पे छोड़े, सियासी जमातों पे छोड़े। हम इलेक्शंस लड़ेंगे, जीत हार अल्लाह ताला के हाथ में है। लेकिन अगर इस किस्म के कंधे डाले जाते हैं, अगर ये इलेक्शंस मुतनाज़ा होते हैं, जो कॉन्सिक्वेंसेस है पूरे पाकिस्तान के लिए और पूरे रीजन के लिए, वो भी आपके सामने है। अगर ये पूरी दुनिया इस इलेक्शंस की तरफ देख रही है, इन सिलेक्टेड वज़ीरों और वज़ीर आज़म को समझ में शायद नहीं आ रहा कि पूरी दुनिया कहेगा कि जो भी नतीजे होगा इस इलेक्शन से, कि इस कैंपेन के दौरान इमरान के वज़ीर फिर रहे थे, पैसे बांट रहे थे। हम नहीं चाहते कि ये इलेक्शंस मुतनाज़ा हो, इसलिए हम जानते हैं कि इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं यहाँ के नेशनल सिक्योरिटी के लिए। हम जानते हैं कि पूरी दुनिया गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस देख रहे हैं। हम जानते हैं कि अगर अब भी होश का नाखून ना लिया जाए, अब भी धांधली किया जाए, अब भी ये इलेक्शंस मुतनाज़ा हो, तो जिस तरीके से इस इलेक्शंस के बाद यहाँ एहतजाज होगा, यहाँ वायलेंस का खौफ होगा, वो सूरत हाल भी बहुत ही ख़तरनाक है। हम चाहते हैं कि ऐसे ना हो। यहाँ पर चाहे पुलिस हो या सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी हो, इनका कोई काम नहीं है इंटरफियर करना इलेक्शंस में। उनका काम है कि यहाँ अमन हो। और हम भी चाहते हैं
यहाँ अमन हो। जिस किस्म का GBLA1 का ये जो सेक्टेरियन बेसिस पे रेफरेंडम्स करवाए जा रहे हैं, मेरा समझ से बाहर है कि यहाँ की सिक्योरिटी एजेंसीज ये समझ क्यों नहीं कर रहे हैं कि अगर सियासत की बुनियादों पे नहीं, लेकिन इस किस्म की बुनियादों पे आप हमें बांटने काटने की कोशिश करेंगे, ये इस रीजन की सियासत के लिए और इस मुल्क के लिए की सियासत के लिए एक ख़तरनाक माहौल पैदा कर सकता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अमन की जमात है, जमहूरियत की जमात है। हम इन सारी साजिशों को नाकाम करेंगे, इंशाअल्लाह ताला हम इन सारी साजिशों को नाकाम करेंगे। हम जानते हैं माज़े में भी शहीद बीबी भी वो अपोजिशन में थी, मगर अपोजिशन में होते हुए अपोजिशन के खिलाफ इत्तेहाद बनाया गया इलेक्शंस में, IGI के एक इत्तेहाद बनाया गया। यहाँ भी हुकूमत के लिए एक इत्तेहाद ज़बरदस्ती बनाया गया। आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में एक IGI का मुकाबला कर रहे हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कि लेवल प्लेइंग फील्ड ना भी हो, मैं अपने पार्टी कारकुन्स की मेहनत को नज़र आ रहा है, जोश नज़र आ रहा है। हम किसी को हमारा वोट चोरी नहीं करने देंगे और इंशाअल्लाह ताला 15 नवंबर को लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं मिला पीपल्स पार्टी को, लेकिन हम फिर भी जीतेंगे, वाज़े अक्सरियत के साथ ये इलेक्शंस जीतेंगे। और मैं ख़ास तौर पे जो यहाँ के मीडिया है, आप मेरे सब साथी जो और आपके कैमरामैन जो इस पूरा इलेक्शन कैंपेन में, यहाँ का सबसे लंबा इलेक्शन कैंपेन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रहा है, हर इलाके में किए हैं और आप हमारे साथ जगह जगह थे। जो मुश्किलात का सामना हमने किया वो आपने भी किया और हम आपकी बहुत ही शुक्रगुजार है। और मैं शुरू किया था, मैंने ये जो कैंपेन है कांशी डिस्ट्रिक्ट से खपलू से होते हुए हम स्कर्दू के जो 4 डिस्ट्रिक्ट्स है उससे वहाँ हमने इवेंट्स किया, शिगर में हमने इवेंट किए, फिर इस तरफ पहुँचते हुए रोंदू में हमारा इवेंट था। उससे पहले हम सब, मैं और मीडिया के जो साथी हैं, हम लैंडस्लाइड में स्टक हुए थे और हम यहाँ भी पहुँचे। यहाँ हम गिज़र भी किए हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में किए हैं, अस्तोर भी किए हैं, डियामिर में भी किए हैं। ये मेरे लिए पहले दफ़ा नहीं था कि मैं इन इलाकों में जा रहा था। ये अगर तीसरा नहीं तो दूसरा दफ़ा था कि मैं इन इलाकों में पहुंच रहा था। और इसलिए मैं जानता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ऑन ग्राउंड पोजीशन क्या है और जगह जगह जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को यहाँ के अवाम ने जिस जोश और जज्बा के साथ हमारा इस्तकबाल किया है, जो मोहब्बत हमें दिखाया है, मैं उन पे काउंट कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि 15 नवंबर को ये सब हमारे साथ देंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इंशाल्लाह ताला एक वाज़े मैंडेट मिलेगी। एंड ये मैंडेट किसी साजिश के तहत नहीं, किसी 2 नंबरी की सियासत के तहत नहीं, किसी धांधली के नतीजे में नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये मेरा मंशूर, वो मंशूर जो मैंने इस ना सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के हर कोने में लेके गया हूँ, मगर पूरे पाकिस्तान में मैं उस मंशूर को 2018 के इलेक्शंस में लेके गया था। मगर गिलगित बल्तिस्तान के लिए हमारा एक ख़ास पैगाम है, एक ख़ास मंजूर था, एक ख्वाब है यहाँ के अवाम के लिए कि मैं यहाँ के अवाम को, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को हक़ हकमियत दिलवा दूँ। और इस हक़ हकमियत दिलवाने का जो बात है वो हमें अचानक कोई ख्याल नहीं आया इस इलेक्शंस में। हमें अचानक इस इलेक्शन से फ़ौरन पहले भी ये ख्याल नहीं आया। ये हमारा तहरीक का एक हिस्सा है कि हम यहाँ के अवाम को उनके आईनी हकूक़ दिलवाना चाहते हैं। हमारा मंशूर का हिस्सा है कि हम यहाँ के अवाम को
नेशनल असम्बली में, सेनेट में बिठाना चाहिए, उनका जो शेयर मिलता है उनको वफाक की तरफ से उसमें इजाफा करना चाहिए। और हम जानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात है जिसने पाकिस्तान को आइन दिलवाया था, और इंशाअल्लाह ताला हम वो जमात है जो यहाँ के अवाम को उनका अपना हक में दिलवाएंगे। ये बहुत अफसोस की बात है, जगह जगह हमने ये पॉइंट उठाया था कि यहाँ के अवाम तो इतना बहादुर अवाम है, ये लालक जान का सरजमीन है, यहाँ के अवाम अपने मुल्क के लिए, अपने कौम के लिए तो कुर्बानी भी देते हैं, अपनी सरहदों का दफा करते हुए शहादत कबूल कर देते हैं, मगर उनको अपना वज़ीर आज़म मुंतखब करने का हक नहीं है। उनको खुद वो हक नहीं है कि वो ख्वाब देखे कि वो खुद इस मुल्क का वज़ीर आज़म बने। वो पाकिस्तान के फ़ैसले नहीं ले सकते, उनके लिए तो पाकिस्तान फ़ैसले लेते हैं, मगर पाकिस्तान के फ़ैसले में वो अपना हिस्सा नहीं डाल सकते हैं। और हम आज से नहीं, हमारा जब भी मैं यहाँ आया हूँ तब से हम ये पैगाम दे रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जब तक यहाँ के अवाम का आवाज़ इस्लामाबाद में नहीं सुना जाएगा तब तक यहाँ के अवाम को उनका हक नहीं दिया जाएगा। और हम यहाँ नहीं रुकते हैं। हमारा जो ख्वाब है गिलगित बल्तिस्तान के लिए वो ना सिर्फ हक हकमियत का है मगर हक मलकियत का है। और ये है कि हम चाहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम अपने सरजमीन के मालिक बने, कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ऊपर के जो आपका पहाड़ों के टॉप से लेके नीचे दरियाओं तक वो अपने सरजमीन का मालिक बने। हम समझते हैं कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वो वाज़ी अक्सरियत दी जाती है तो इंशाअल्लाह ताला हम फौरी तौर पे इस पे कानून साजी करेंगे। इस पे कानून साजी किया जाता है तो यहाँ एक इकोनॉमिक बूम शुरू हो जाएगा, और ना सिर्फ इसके मुआशी फ़ायदे हैं मगर आपका अर्बन प्लानिंग में आपका अपना जो पॉपुलेशन राइज है उसके लिए तैयारी करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और ये भी पीपल्स पार्टी कह सकती है, वह जमात है जो कह सकती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अगर भुट्टो शहीद के दौर में इस मुल्क के गरीब किसानों को ज़मीन का मालिक बनाया तो इंशाअल्लाह ताला 15 नवंबर के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को अपना ही ज़मीन का मालिक बनाएंगे। और जो आखिरी पहलू रहा है हमारा मंशूर का, हमारा वादा का, वो है हक रोज़गार दिलवाने का। और हम ऑब्वियसली अपना माजी पे भी रिलाय करते हैं। हम जानते हैं कि हमारा तारीख़ वाज़ेह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ख़ास तौर पे इस इलाके के लिए सबसे ज़्यादा रोज़गार दिया है, सबसे ज़्यादा रोज़गार के मौक़े पैदा किया है, और अब आगे जाके भी हम इसी कमिटमेंट को पे कायम हैं। हम सोचते हैं कि ये वो नाइंसाफ़ी है कि गिलगित बल्तिस्तान वो इलाका है, वो जगह है जहाँ सबसे हाईएस्ट लिटरेसी से रेट कहा जाता है कि यहाँ के नौजवानों का है, यहाँ का आवाम का है। यहाँ का आवाम के पास 2-2 डिग्रीज होते हैं, मास्टर्स भी लेते हैं, PhD भी बन जाते हैं, लेकिन सब के सब बेरोज़गार फिर रहे हैं, 2-2 डिग्री हाथ में लेकर बेरोज़गार फिर रहे हैं। ये इस इलाके के साथ नाइंसाफ़ी है और इसको हमें दुरुस्त करना चाहिए। पीपल्स पार्टी ऑब्वियसली बिलीव करती है कि रियासत इसमें एक रोल प्ले कर सकती है, कि रियासत को जिस तरीके से यहाँ का यूथ को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देनी थी वो नहीं दी थी। और पीपल्स पार्टी जब आएगी तो मेरिट की बुनियाद पे, और यहाँ के नौजवान में मेरिट है, यहाँ के नौजवान जो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं उनको ज़रूर यहाँ की हुकूमत की तरफ से जो रोज़गार मिलना चाहिए, मगर वो मौक़े भी हम पैदा करेंगे जिससे उनको रोज़गार मिल सकते हैं। ये ना सिर्फ हमारे हक हाकमियत की वजह से, मगर हम इंश्योर करेंगे कि जो रियासती मंसूबे हैं सूबाई, वफाकी, बैनुल-अक़वामी, कि वो उनका हक रोज़गार का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, कि सबसे पहले तरजीह रोज़गार पे वो मुकामी अवाम को मिले। जब मुकामी अवाम को इन मंसूबों में रोज़गार का सबसे पहले मौका मिलते हैं तो फिर उनका स्टेक होता है, उनका स्टेक होता है इन मंसूबे में। हमने देखा कैसे ब्यामेर में वापदा के ख़िलाफ़ बहुत ही कंप्लेंट्स थे कि वहाँ जो भी ग्रेड 1 से लेके 17 तक के रोज़गार थे वो मुकामी लोगों को नहीं बाहर के लोगों को दिया जा रहा था।
तो एक छोटा तरीका है जिससे हम इसको दुरुस्त किया कर सकते हैं। और हम तो वो जमात है जिसने CPAC की बुनियाद रखी, जो जानती है कि CPAC का सही फ़ायदा कैसे लिया जाएगा। वो तब तक नहीं लिया जा सकता है जब तक जिनकी वजह से हमें ये CPAC मिला है, वो गिलगित बल्तिस्तान है और वो बलोचिस्तान है। जब तक गिलगित बल्तिस्तान और बलोचिस्तान के मुकामी अवाम को उस CPAC में सबसे पहले रोज़गार का हक नहीं मिलेगा, सबसे पहले मंसूबे का हक नहीं मिलेगा, तो फिर उस CPAC का मंसूबा जैसे कामयाब होना चाहिए था वो नहीं होगा। और मुझे हम पीपल्स पार्टी का हक में जाती हैं कि पीपल्स पार्टी ने ना सिर्फ यहाँ लेकिन हमने चाइना में भी जो हमारा रिलेशनशिप है, जो पीपल्स पार्टी और चीन के दरमियान और पीपल्स पार्टी और चाइना कम्युनिस्ट पार्टी के दरमियान जो रिलेशनशिप है, जिससे मेरे और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के साथ 3 नस्लों का रिलेशनशिप है, वो भी 3 नस्लों का रिलेशनशिप है। इस रियासत का जो रिलेशनशिप था वो उसकी बुनियाद भी भुट्टो शहीद ने रखा था। और मैंने सबसे पहले जो सियासी जमात का मुआहिदा हुआ कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, वो मैंने पीपल्स पार्टी का और चाइना कम्युनिस्ट पार्टी का साइन किया था। हम इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, पाकिस्तान का जो चीन के साथ रिलेशनशिप है, उसका फ़ायदा उठाते हुए यहाँ के अवाम के लिए जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, जो अपॉर्चुनिटीज़ होना चाहिए, और जिस तरीके से हम यहाँ का मार्केट, यहाँ का जो फल है, आपके जो रिसोर्सेज है, वो यहाँ से बाहर दुनिया में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसको इंशाअल्लाह ताला लेवरेज करके यहाँ के अवाम को रोज़गार के मौके पहुँचाएंगे। यहाँ का जो पोटेंशियल है, चाहे वो हाइड्रो पावर का पोटेंशियल हो, इसका up to 50,000 मेगावाट्स का पोटेंशियल है, और हमारे पास एक्सपीरियंस है, हमने थर का कोयला से बिजली बनाना शुरू कर दिया, तो हम इंशाअल्लाह ताला गिलगित बल्तिस्तान का ये जो हाइड्रो पावर का पोटेंशियल है, इसमें भी हम जोर देंगे, इससे भी हम उसका पूरा पोटेंशियल उठा के यहाँ की मीशत के लिए और यहाँ के अवाम के लिए वो फ़ायदा पहुँचाएंगे। ये पीपल्स पार्टी ही कर सकती है। पीपल्स पार्टी के चाहे वो हमारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट हो, जो हमने सिंध में बहुत फाल किया है, उसके लिए हम यहाँ के बिजनेसेस को, यहाँ का प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट मुबारक को इन्वॉल्व कर सकते हैं, और रियासत के साथ मिल के मनसूबे दे सकते हैं। हमारे पिछले दौर में हमने जैसे फॉरेन फंडिंग के साथ यहाँ के बंजर ज़मीनें को फाल करके मालिक को दिलवाए थे, ताकि इस पे उनका भी इकोनॉमिक एक्टिविटी इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास जो प्लान है यहाँ के अवाम के रोज़गार के लिए, यहाँ की मीशत के लिए, ये 15 नवंबर के बाद हम फ़ौरन इस पे अमल शुरू करना शुरू कर देंगे। और मैं फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ कि हमने हर जगह जाके सिर्फ हमारे मंशूर की बात की, सिर्फ हमारा नज़रिया की बात किया है, सिर्फ हमारे सियासत की बात किया, और मैं पैसे की बुनियाद पे नहीं, लालच की बुनियाद पे नहीं, हुकूमत होने की वजह से नहीं, मैं गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को अपना प्लान बता के आया हूँ, मेरा नज़रिया बता के आया हूँ, और मैं अपना मंशूर पे वोट लूँगा। मेरा मुखालिफ के साथ पास क्या मंशूर है? उनके 10 वज़ीर कानून का खिलाफ वर्जी करते हुए कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन मंशूर क्या है? क्या उनका मंशूर गाली देने का मंशूर है? उनका मंशूर यहाँ का सकाफत का, यहाँ के तहजीब का खिलाफ वर्जी करने का मंशूर है? इनके पास एक भी प्रोग्राम नहीं है। इनका अगर ये जालिम हुकूमत है, ये पूरे पाकिस्तान के साथ जो किया है, वो उसका मंशूर बन सकता है। अगर उनका मंशूर है तो महंगाई का मंशूर है, गुर्बत का मंशूर है, बेरोज़गारी का मंशूर है, और वो धौस और धांधली से इस इलेक्शन को जीतना चाहते हैं। धौस और धांधली से समझते हैं कि वो यहाँ के अवाम को बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन यहाँ के अवाम जानते हैं कि ये वही जमात है जिसने 2018 से पहले पाकिस्तान के अवाम से झूठ बोला, जिसने 2018 से पहले पाकिस्तान के अवाम से कहा था, साउथ पंजाब के अवाम से कहा था कि हम आपको जनूबी पंजाब को सूबा देंगे, 100 दिन में सूबा देगा, लेकिन उनके साथ वादा खिलाफी किया है।
یہ وہی جماعت ہے جس نے وعدہ کیا تھا الیکشن سے پہلے کہ 1 کروڑ نوکریاں دوں گا، 50 لاکھ گھر دوں گا، مگر اس کا بھی وعدہ خلافی ہوا ہے۔ یہ وہی جماعت ہے جس کی وجہ سے پورا پاکستان مہنگائی کا سامنا کر رہا ہے۔ یہ وہی جماعت ہے جس کی وجہ سے آپ کا چائے کا کپ، آپ کا ناشتہ کا انڈا، آپ کا روٹی مہنگا ہو چکا ہے۔ اور یہاں کے عوام یہ جانتے ہیں کہ یہ ظالم جماعت ہے، یہ غریب دشمن جماعت ہے، اور اس لیے یہ واضح اکثریت پاکستان پیپلز پارٹی کو تیر کو دلوا رہے ہیں۔ یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے، یہ سب کچھ جانتے ہوئے باقی سب کوشش کر رہے ہیں، ان کا کوشش جاری ہے کہ وہ ہم سے اپنا جیت چھینے۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ یہاں کے عوام ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، تیر کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہر سیٹ پہ میں اپیل کرتا ہوں گانچے سے کے عوام سے، شگر کے عوام سے، خرمنگ کے عوام سے، کردو کے عوام سے، گلگت کے عوام سے، غزر کے عوام سے، ہنزا سے کے عوام سے، نگر کے عوام سے، استور کے عوام سے، ٹیامر کے عوام سے، کہ میں آپ کے پاس پہنچا ہوں، میں آپ کا درد گھر تک پہنچا ہوں ووٹ مانگنے کے لیے۔ اگر آپ 15 نومبر کو ہمیں مایوس نہیں کرتے ہیں، میں آپ کو کبھی مایوس نہیں کروں گا۔ آپ 15 نومبر کو باری اکثریت کے ساتھ پیر کو منتخب کروا دیں، مجھے واضح اکثریت دلوا دے، تاکہ میں آپ کو آپ کا حق ملکیت اور حق روزگار دلوا سکتا ہوں۔ آپ گلگت بلتستان کے مستقبل کے فیصلے کر رہے ہو، آپ یہاں کے عوام کو تبدیلی کے تباہی سے بچا سکتے ہو، مہنگائی، غربت اور بے روزگاری کے سونامی میں ڈوبنے سے بچا سکتے ہو۔ صرف 15 نومبر کو انشور کرے کہ آپ بھاری اکثریت میں سب کے سب نکل کے تیر پہ تھپا لگا کے ان پوری دنیا کو پیغام دے دے کہ گلگت بلتستان کے عوام اپنے حقوق چاہتے ہیں، اب گلگت بلتستان کے عوام اپنے حقوق چھینیں گے۔ آپ سب کا بہت ہی شکریہ۔ I look forward to answering your questions. یہ بتائیے کہ اگر آپ پی ٹی آئی اگر جیت جاتی ہے، دوسری جماعتیں جیت جاتی ہیں، تو کیا آپ یا پی ڈی ایم جو ہے وہ الیکشن نتائج کو ایکسیپٹ کریں گے کہ نہیں؟ دیکھو، میں سمجھتا ہوں کہ ہم تو واضح ہیں اس پر۔ ہم نے شروع دن سے کہا، میں نے شروع دن سے کہا، میں نے وارن کیا ہے ان سائڈ آؤٹ سائڈ پبلک میں ان کانفیڈنس بھی، کہ گلگت بلتستان کے الیکشنز صاف شفاف ہونا اس ملک کے لیے بہت ہی ضروری ہے، اور جو سب سے بڑا خدشہ ہے نیشنل سیکیورٹی کو اس ملک کا، وہ اس الیکشنز کو صاف و شفاف نہ ہونے کا ہے، متنازع ہونے کا ہے۔ مجھے خدشات ہے کہ یہاں کے عوام وہ چین سے نہیں بیٹھیں گے، وہ دھاندلی برداشت نہیں کریں گے، اور جس کے خلاف ضرور احتجاج ہوگا۔ جی سعادت صاحب، یہ الیکشن سے پہلے گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کا حتمی فیصلہ ہو چکا تھا اور الیکشن سے پہلے اعلان ہونا تھا۔ اب یہ جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اگر ان کے توقع کے مطابق یہاں رزلٹ نہیں آتے ہیں، یہ صوبے کا جو اعلان ہے وہ منسوخ بھی ہو سکتا ہے، جس کا الزام پی ڈی ایم پر لگ سکتا ہے کہ ان کے اعتراض کی وجہ سے تاخیر ہوئی اور اب منسوخ ہو گیا۔ کیا یہ خدشات بھی ہیں؟ نہیں، بالکل یہ خدشات نہیں ہے۔ خدشات یہ ہیں کہ اگر پی ٹی آئی یہاں سے الیکشن جیت جائے، زبردستی جتوایا جائے، تو میرا اس سے بہت سے خدشات ہے۔ سب سے پہلے خدشات یہ ہے کہ وہ خود اپنے پالیسی پہ یو ٹرن لے، جیسے انہوں نے ماضی میں ہر پالیسی پہ یو ٹرن لیا، جیسے انہوں نے الیکشن کے دوران اور الیکشن کو جیتنے کے لیے یہ نعرہ اٹھایا، بعد میں اس کے خلاف جا سکتے ہیں۔ دوسرا جو میرے خدشات ہے کہ جس طریقے سے ان کے وزیر یہاں پھر رہے ہیں، ووٹ خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس طریقے سے ان کے لیے آئی جے آئی بنایا گیا ہے، اور جو منصوبہ بندیاں ہیں، اگر یہ ریگنگ کا الزام لگتا ہے، میں نہیں چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ کا اصل تحریک ہے، یہاں کا عوام کا جدوجہد ہے، کوئی سیاسی نعرہ نہیں ہے، گلگت بلتستان کے عوام کا خون پسینہ اس جدوجہد میں شریک ہے، اور میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ گلگت بلتستان میں اگر پی ٹی آئی کی اکثریت ہو کہ اس پروسیس کو وہ متنازع بنائے۔ جنہوں نے صرف اس ایشو کو اٹھایا
ایک سیاسی نعرہ کے طور پہ وہ اس کو اینڈ پوائنٹ تک، کنکلوژن پوائنٹ کنسنسس کے ساتھ نہیں لے آ سکتے ہیں. اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے مجھے پہلے 2018 سے پہلے کہا تھا کہ جنوبی پنجاب بنے گا. تو میں شک کی نگاہ سے ان کو دیکھتا ہوں کہ گلگت بلتستان میں جس کی جماعت میں یہ بات ہے ہی نہیں، جس کے منشور میں یہ وعدہ ہے ہی نہیں، اگر وہ الیکشن جیت جائے تو پوری دنیا پوچھے گا کہ ان کا تو مینڈیٹ ہی نہیں تھا، ان کا تو وعدہ ہی نہیں تھا، یہ ان کو ڈکٹیشن ملا ہے، یہ کسی کے کہنے پہ کیا ہے. جب اصل سیاسی جماعتیں جیتتے ہیں جن کے منشور کا بھی حصہ ہے، جن کو 2020 سے نہیں 2018 کی منشور سے اور 2015 سے سیاسی ایکٹیویٹیز میں جو ہم شامل ہیں اس میں ہیں، تو پھر مانیں گے لوگ کہ نہیں، یہ کسی کے ڈکٹیشن پہ نہیں، گلگت بلتستان کے عوام نے خود گلگت بلتستان کے فیصلے لیے ہیں. اور میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں، گلگت بلتستان کے عوام سے وعدہ کرتا ہوں، ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. انہوں نے ہم سب سے انہوں نے یہ یہاں آ کے اور اس پہ بات کیا ہے، اب ہم ان کو اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم اس سے ان کو ہٹنے نہیں دیں گے. ہم اس جد و جہد کو الیکشنز کے بعد اس کی تسلی دیکھنا چاہتے ہیں. الیکشنز اس کی شروعات ہے، اس کا اینڈ نہیں ہے. 15 نومبر ہمارا امتحان کی دن ہے، حق حکمیت کے امتحان کے دن ہے، حق ملکیت کے امتحان کے دن ہے، حق روزگار کے امتحان کے دن ہے. اور اگر ہمیں صرف ان میں سے ایک ملتا ہے تو تب بھی ہم کامیاب نہیں ہیں. مجھے تو ڈر ہے کہ اس قسم کے جو پی ٹی آئی کی روایت ہے، طریقہ کار ہے، وہ ایک ہاتھ سے لیتے تو ضرور لیں گے. اگر وہ کہتے کہ ہم صبح لیں گے تو شاید وہ سوچیں گے کہ جو بھٹو شہید کا دیا ہوا گندم کا سبسڈی ہے، تیل کا سبسڈی ہے، وہ چھینا جائے، جو آپ کا ٹیکس کا تحفظ ہے وہ چھینا جائے. وہ بھی ہم نہیں ہونے دیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے عوام کو وہ 70 سال کا کمپنسیشن اس صورت میں ملنا چاہیے کہ ان کا سبسڈیز کو تحفظ دیا جائے، ان کو سٹیٹس کو تحفظ دیا جائے. ہم سمجھتے ہیں کہ صرف صوبہ سے کے ملنے سے اور حق ملکیت، حق روزگار نہیں ملنے سے ہمارا کامیابی نہیں ہوگا. ہم گلگت بلتستان کے عوام کو اگر ہر طور پہ ہر طریقے سے امپاورڈ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کافی کچھ لینا پڑے گا. اور یہ سیاسی جدوجہد ان کٹپتلی کی بس کی بات نہیں ہے. ان کو تو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہاں کے عوام کے مطالبات کیا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ میں یہ نعرہ لگاؤں، یہ گالی دے دوں، الیکشن میرا ہوگا. یہ کوئی الیکشن کی بات نہیں ہے، یہ سرزمین کا، اس عوام کے قسمت کی بات ہے. اور ہم ان کھلاڑیوں کو اس کی قسمت کے ساتھ کھیلنے نہیں دیں گے. سر 15 نومبر کو انتخابات کے بعد کیا گلگت بلتستان میں ابھی میڈیم بننے جا رہی ہیں؟ یہ بتائیں 15 نومبر کے بعد. انڈائریکٹلی تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ گلگت بلتستان کے اندر پی ٹی آئی کی حکومت بن رہی ہے. انہوں نے یہ اعلان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بار بار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کبھی کوئی وزیر اعظم کی تقریر کے تھرو، کبھی کوئی پلانٹڈ سروے کے تھرو، مگر آپ آن دا گراؤنڈ ہے، میں آن دا گراؤنڈ ہے. زمینی حقائق بھی ایک چیز ہوتا ہے. اور یہ جو عوام کی جذبہ ہے، عوام کا جو ناراضگی ہے وہ ظالم وفاق کی حکومت کے خلاف، اس کو بھی سنبھالنا مشکل ہے. یہ جتنا بھی دھاندلی کرے، ہمارا موجودگی اور ہمارا کیمپین میں اگر ان کا سازش تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو 0 ہی سیٹس دلوا دے، وہ سازش کو ناکام کروائیں گے. ہم ان کے دھاندلی کو روک دیں گے. یہ بتائیے گا کہ جب آپ کا الیکشن جاری تھا تو ایک تاثر یہ دیا جا رہا تھا کہ آپ کو شاید سودے بازی کے لیے پیغام آ رہے تھے کہ پی ڈی ایم چھوڑو اور گلگت بلتستان کی حکومت لو. آئی تھنک کہ یہی جو سازش ہے اور یہ جو بیانیہ ہے، ایک تو آپ نے اگر نصرت جاوید کا اس کو کالم نہیں پڑھا، ضرور پڑھے. اس نے بڑا اچھا طریقے سے اس کو بیان کیا ہے. لیکن یہ جو اگر مجھے کوئی فیورٹزم نہیں چاہیے. میں اپنا حق مانتا ہوں، میں فری اینڈ فیئر الیکشنز مانتا ہوں. اپنا آئینی حق کا فائدہ اٹھانے ہوں، چاہے وہ فریڈم ٹو کیمپین، فریڈم ٹو ٹیک پارٹ ان پالیٹکس، فریڈم آف اسپیچ چاہتا ہوں. اس تک کا تحفظ نہیں ہے مجھے. یہاں تک کہ یہاں کے عدالت نے مجھے صبح بدر کرنے کا ہدایت دے دیا تھا.
तो अगर ये हमें sort of फेवर करने की बात है, ये तो ऐसे तो नहीं लगता है कि ज़मीनी हकायत की बात है। लेकिन हमने कभी ये मुतालबा नहीं किया, जबकि दूसरे जमातों के माजी कुछ और चीज़ दिखाते हैं। उन्होंने शायद इस किस्म की बार्गेनिंग की होगी, हमने ये कभी नहीं की। हमने हमेशा मुतालबा किया साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाया जाए, और आज भी मेरा आपके सामने एतराज़ ये है, शिकवा ये है, कंप्लेंट ये है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जाता। एक सवाल आप जो बात कर रहे हैं, मरियम नवाज भी यही बात कर रही हैं। उन्होंने बीबीसी को इंटरव्यू में ये कहा कि हम फौज के साथ बातचीत करने को तैयार हैं। कुछ उन्होंने शराइत कही कि छुप छुपा के नहीं अवाम के सामने हों। आप भी अगर इस पे राजी हो जाएं तो वे फॉरवर्ड को करना चाहिए। हम समझते हैं कि हक हकमियत, हक मलकियत, हक रोजगार जमहूरी तरीके से लिए जाते हैं, इलेक्शन से लिए जाएंगे। हम किसी से सिफारिश पे नहीं लेंगे, और इंशाल्लाह ताला 15 नवंबर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वो वाज़ेह अक्सरियत दिया जाएगा, वो मैंडेट दिया जाएगा कि हम अपना जो मंशूर है उस पर इम्प्लीमेंट करें। जहाँ तक फौज से बातचीत की बात है, वो पीडीएम की प्लेटफॉर्म ने अगर बातचीत करनी है, वो प्लेटफॉर्म फैसला करे। जिस तरीके क्योंकि आप इलेक्शन के हवाले से मैंने अपील भी किया, और मैं रिएटरेट करता हूँ कि पुलिस हो या हमारा सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी हो, उनको जमहूरी प्रोसेस में अमल दखल नहीं होना चाहिए। और जिस तरीके से यहाँ के हुकूमती वज़ीर फिर रहे हैं इलेक्शन के दौरान, अगर इलेक्शन डे पे जिस तरीके से KPK के लोकल बॉडी इलेक्शंस में इनके वज़ीर जाके पोलिंग बॉक्सेस को उठाते हैं, तो ऑब्वियसली हमारा जो जमहूरी तरीक़ेकार है वो मुतनाज़ा होगा। इन्होंने जितना मुतनाज़ा वैसे अभी तक बनाया है, अभी तक टाइम है, अभी तक स्पेस है। अगर ये जो प्रोसेस है जो रहते हैं, इसमें ये सारे कुव्वतें अपने अपने जगह काम करे, और सियासतदानों को छोड़े, जमहूरी प्रोसेस को छोड़े, तो हम गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस को मुतनाज़ा बनने से बचा सकते हैं। पिछले दौरे पे जब आप आए थे तो किसी भी जलसे में आपने आईनी हुकूक देने की बात नहीं की, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपने आईनी हुकूक देने का कोई इशारा नहीं दिया। लेकिन इस दफा जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और ISI के जो डीजी हैं, उनसे मुलाकात जब हो गई तमाम सियासी जमातों के सरबराहों के साथ, तो उन्होंने आपको एक इशारा दे दिया कि गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाया जा रहा है। तो उसके बाद आपने जो है मिलिट्री जो इस्टेब्लिशमेंट है उससे कहने के बाद गिलगित बल्तिस्तान के बारे में अपना मौक़िफ़ तब्दील किया। क्या पीपल्स पार्टी जो इस्टेब्लिशमेंट की अब भी इशारों पे चल रही है, जबकि आप अपने जो जलसे हैं वहाँ पे उसकी जो है थैंक यू। एक तो आप गलत हो इस लिहाज से कि मैंने अपने जलसे में जब मैं यहाँ था पहले हक हकमियत की बात की, मैंने हक हकमियत और हक मलकियत का नारा तब उठाया। मैंने अपने मंशूर में 2018 के मंशूर में 2018 के मंशूर में इस सूबे को आईनी सूबे बनाने का वादा किया। यहाँ के अवाम को नेशनल असेंबली एंड सेनेट में नुमाइंदे बनाने का वादा कर लिया था। वो किसी मीटिंग से पहले कोई मीटिंग नहीं हुआ था। उस वक्त जो मीटिंग हुआ था उसमें बाकी जमातें ने जो भी कहा, मैंने मुतालबा किया कि साफ और शफाफ इलेक्शंस हो, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम गिलगित बल्तिस्तान के फैसले लो। इस मीटिंग पे मैंने एतराज़ किया कि एक भी बंदा गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ भी नहीं रखते, लेकिन आप सब फैसले ले रहे हैं, और इसके नतीजे में कि हम अब इस इलेक्शन प्रोसेस में हैं। बाकी जमातों अगर अब वो चेंज कर रहे हैं तो शायद वो किसी के कहने पे, लेकिन मेरे मंशूर आपके सामने है, डॉक्यूमेंट है, मैं आपको भी शेयर कर सकता हूँ। मैंने पहले भी मेरा मंशूर के भी हिस्से भी मेरा तो तसलसल है। बाकी जमातों ने या अगर नेशनल सिक्योरिटी वालों ने मेरे पेज पे आ चुके हैं तो मुझे इसको वेलकम करना चाहिए, इसको अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। मैंने तो जलसे आम में भी कहा हूँ कि हम इसको वेलकम करते हैं कि सारे की सारी जमातें जियालों के पेज पे आ चुके हैं, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के पेज पे आ चुके हैं, मगर जमहूरी तरीका ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को अपने फैसले करने दो। और अफसोस के साथ
कि ये जो पार्टियां यू टर्न करके अपने पॉलिसीज चेंज करके इस इलेक्शंस में चल रहे हैं, उनका कोई इंटेग्रिटी नहीं है, कोई नहीं मानेगा उनकी इंटेग्रिटी। जैसे आपने मुझसे सवाल किया, ये सवाल उन सब से पूछा जाएगा अगर धांधली के नतीजे में उनको जितवाया जाता है। मगर जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये इलेक्शन जीतती है, हमारा मंशूर के नतीजे में जीता है, तो ना हमारा सुबह का जद्दोजहद मुतनाज़ा होगा, ना ये इलेक्शंस मुतनाज़ा होगा, और हम अपना मैंडेट, चाहे वो हक हकमियत हो, हक मलकियत हो, हक रोजगार हो, उसके मेरे पास वो मैंडेट होगा कि मैं इसे डिलीवर करूँ। हमारा बुजुर्ग आपके पीछे। चरबेल साहब, मैं मेहमान पिशावर से आया हूँ। अच्छा, मेरे दो मेहमान हम भी हैं लाहौर से हैं। मैंने सोचा कि आप मुकामी जर्नलिस्ट होगा, बच्चा। दो क्वेश्चन है मेरा। एक क्वेश्चन ये है कि 25 जुलाई 2018 को जिन लोगों ने, जिन अफराद ने, जिन इदारों ने सेलेक्ट इस हुकूमत को सेलेक्ट किया था, उनके लिए आपका क्या पैगाम है? एक। दूसरी बात ये कि यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान की जो सूबाई हैसियत देने की कोशिश के वादे किए जा रहे हैं, तो मई 2018 को भी खैबर पख्तूनख्वा में एक खित्ता था, उसको जब्त कर दिया गया। मगर मैं वहाँ से आया हूँ और मुझे पता है कि वहाँ के लोग अब परेशान हैं। मुझ जैसे सियासी कारकुन जिसने 30-35 साल के लिए मर्जर के लिए आवाज उठाया था, कानून की हुक्मरानी के लिए आवाज उठाया था, वो भी अब हुकूमत से मायूस है। तो कभी ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर कोई गेम खेला जा रहा है? बिल्कुल सही। आपका पहला सवाल के लिए मेरा पैगाम साफ है और शफाफ है। मैं चाहता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान में साफ और शफाफ इलेक्शंस किया जाए और सारे कुव्वतें गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को ट्रस्ट करें, एतमाद करें। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम, इनमें ये अहलियत है कि वो अपने हुक्मरान के फैसले करें, और हमने देखा कि आप जब हुक्मरान के फैसले करते हैं उसका नतीजा क्या होते हैं। तो बड़े मेहरबानी गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस में गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को फैसला करने दो। फाटा का सवाल आपका बहुत ही सही सवाल है। ये भी करवाया गया PTI को जितवाने के लिए इलेक्शंस। फाटा में ज़बरदस्ती जल्दबाजी में कानून साजी की गई लोग उन इलेक्शन से पहले, और अफसोस के साथ हम भी वो जमात है जो इस फाटा की जो इंटीग्रेशन है इसके लिए कब से जद्दोजहद कर रहे हैं। बीबी शहीद का केस कोर्ट पे गया था, सुप्रीम कोर्ट पे गई थी इस बात पे, और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि फाटा पख्तूनख्वा में जम नहीं हुआ, पख्तूनख्वा फाटा में जम हो चुका है। और वो जो पूरा प्रोसेस, वो जो कानून है, अब वो पूरा पख्तूनख्वा में लागी है। हम याद करते हैं अब कल ही जस्टिस वकार सेठ फ्रॉम दी पेशावर हाई कोर्ट फॉट हो चुका कोरोना की वजह से, बड़ा लॉस है। उसका ही फैसला था जिसने इस कानून को इसके खिलाफ किया था। और ये इस निज़ाम के ख़िलाफ़, जैसे पीपल्स पार्टी ने यहाँ के अवाम को FCR और राजगिरी निज़ाम से निजात दिलाई थी, हमें पख्तूनख्वा को उस निज़ाम से निजात दिलवाना चाहिए। और अगर हमने वो सूबा का बना के यहाँ के हुकूक दिलवाना है और सूबा के नाम से यहाँ से हुकूक सलब नहीं करना है, तो एक तरीका है पीपल्स पार्टी का हुकूमत हो। हम हुकूक लेने भी जानते हैं और उनका तहफ़्फ़ुज़ करने भी जानते हैं, जबकि पीपल्स पार्टी हुकूक के नाम पे आपके हुकूक छीनते, PTI हुकूक के नाम पे आपके हुकूक छीनते हैं, जैसे फाटा के साथ किया था। और आप 100% दुरुस्त कह रहे हैं। मेरा यही खदशात है कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को सूबा का नाम को तो कहेंगे, मगर यहाँ का जो गंदम सब्सिडी है, यहाँ का जो तेल सब्सिडी है, यहाँ का जो स्पेशल टैक्स स्टेटस है, ये खुदा ना खास्ता इनसे ना छीना जाए। इनको इनको दे दो। आप वजाहत औरत को जर्नलिस्ट को बोलने तो। अगर आपकी हुकूमत यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में बनती है, तो यहाँ पे क्या महंगाई का खात्मा होगा? अंडा 10 रुपए का मिलेगा, क्योंकि वफाक में तो PTI की हुकूमत है। नहीं, आई एग्री विद यू। वफाक में भी। दूसरा क्वेश्चन ये मेरा, ओके, दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपने जब आपका दौरा था तो आपने उसी का ऐलान किया था, अभी तक कोई अमल दरामद भी नहीं हुआ। बिल्कुल सही। ओके, जहाँ तक महंगाई की बात है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि महंगाई
कि जो बहरान पूरा मुल्क में है, गुर्बत और बेरोजगारी अरूज पे है, कसूरवार तो PTI है, वफाकी हुकूमत है। आपने ये फैसला करना है, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने ये फैसला करना है कि क्या हम वो हुकूमत चाहते हैं जो महंगाई के वक्त हमारे साथ देंगे या इस महंगाई के दौरान हमें लावारिस छोड़ेंगे। मैं तो ओवरऑल महंगाई पे इम्पैक्ट नहीं कर सकता हूँ, मगर मैं ये वादा कर सकता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान का जो PP की हुकूमत होगी, वो हुकूमत यहाँ के अवाम को इस महंगाई के दौरान, बेरोजगारी के दौरान लावारिस नहीं छोड़ेगी। इसका क्या मतलब है कि जब हम हुकूमत में होते हैं, जैसे हम जब पिछले दौर में हुकूमत में थे, तब भी महंगाई था, दुनिया भर में फाइनेंशियल रिसेशन था, 2 सैलाब आए थे, हर दूसरा दिन दहशतगर्दी का वाकया था, लेकिन इस महंगाई को दौरान हमने अवाम को लावारिस इस तरीके से नहीं छोड़ा कि चाहे वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हो जिससे गरीब तरीन औरतों को कुछ तहफ़्फ़ुज़ मिले, या हमने जैसे पेंशनर्स का पेंशन्स में 100% इजाफा किया, तनख्वाह में 150% इजाफा किया, फौज की तनख्वाह में 175% इजाफा किया। सो उस महंगाई के दौरान वो अपना ख्याल रख सकते थे। आज भी सिंध हुकूमत वो वाहिद हुकूमत है जिसने तनख्वाह में इजाफा किया, जिसने पेंशन्स में इजाफा किया। तो हम अगर गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाते हैं, महंगाई तो PTI की वजह से है, गुर्बत PTI की वजह से है, लेकिन मैं यहाँ आपको लावारिस नहीं छोड़ूंगा, पेंशनर्स का पेंशन्स में इजाफा करूंगा, तनख्वाह में इजाफा करूंगा और गरीब दोस्त पॉलिसीज लेकर आऊंगा। जब मेरा हक मलकियत का वादा, हक रोजगार के वादा पे मैं कहीं हूँ, जब हम हक मलकियत दिलवाएंगे तो इकोनॉमिक बूम भी आएगा। जब हक रोजगार का वादा होगा तो रोजगार के साथ इंसाफ होगा, यहाँ के अवाम को रोजगार मिलेगा। तो इस तरीके से हम मिलके महंगाई का मुकाबला करेंगे और इमरान की तरह यहाँ के अवाम को इस महंगाई के दौरान लावारिस नहीं छोड़ेंगे। एक वजाहत उसके बाद आपका लेता हूँ। वजाहत बिलावल साहब, सवाल ये है कि मरियम नवाज साहिबा के साथ आपकी मुलाकात हुई, क्या गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में कोई सीट एडजस्टमेंट पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान होने जा रही है? और दूसरा, हल्का वन में रेफरेंडम में मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार भी शामिल है, इस हवाले से मरियम नवाज साहिबा से कोई बात हुई है? अगर नहीं हुई तो क्या बात होगी इस हवाले से? नहीं, एक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह ताला अपनी पावर और अपनी जोर पे इलेक्शंस लड़ रही हैं, जो और इंशाल्लाह ताला इलेक्शंस भारी अक्सरियत के साथ जीतेंगे और हम हुकूमत भी बनाएंगे। जहां तक ये रेफरेंडम की बात है, मैंने अपने शुरुआत में भी इस पे तनकीद किया था और मेरा समझ से भी बाहर है कि क्यों यहाँ की सिक्योरिटी एजेंसीज ये नहीं समझते हैं कि सेक्रेटेरियन की ये सियासत बहुत ही खतरनाक है। ये सेक्रेटेरियन ग्राउंड्स पे जो रेफरेंडम हुआ है, ये बहुत ही गलत कदम है, जिस मुश्किलात से यहाँ हमने अमन कायम किया था और उसके साथ एक इलेक्शन के लिए, एक सीट के लिए मेरा अमजद एडवोकेट को टारगेट करने के लिए आप इस अमन के साथ क्यों खेल रहे हो? यहाँ के अवाम के ये मजाक की चीज़ नहीं होते हैं। मैं समझता हूँ कि गलत कदम हुआ है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ, मैं नॉर्मल से लेके आप पूरा का पूरा इस कॉन्स्टिट्यूंसी घुमा हूँ। जो जज्बे के साथ यहाँ के अवाम सियासी प्रोसेस में एंगेज है, वो इस किस्म की खेल में नहीं आएंगे, वो तीर के साथ देंगे, हमें मुंतखब भी करवाएंगे। लेकिन अफसोस कि इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देने के लिए। जी, जिन पश्चात का इराद लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से आपने किया है, इन्हीं पश्चात का हवा जो है वो मरीम नवाज ने भी किया था। तो क्या इलेक्शन डे के ऊपर ऐसी होती है, वोट दानी होती है, क्या आप और मोदी इसके हवाले से कोई एक वाज़ेह कोई इजाजी तहरीक लॉन्च करेंगे? दूसरा सर, सभी सूबे की बात कर रहे हैं, आपने भी एक सूबे की बात कर दी, बाकियों ने भी आगे सूबे की बात कर दी। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम नेचुरली ये डिमांड रखते हैं, लेकिन इसी का एक हिस्सा कश्मीर भी है। तो कश्मीर के लोग जो हैं इस इशू के ऊपर बहुत ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात को आप कैसे करेंगे? आपका पहले सवाल क्या था? पहले ज्वाइंट कोई मूवमेंट। हाँ, ये तो अगर पीपल्स पार्टी नहीं तो यहाँ के अवाम नहीं बर्दाश्त करेगी। हाँ, सारे के सारे जो यहाँ के अवाम हैं जिन्होंने इस इलेक्शन में अपना हिस्सा डाला है,
जिन्होंने हम सबको यहाँ इतना देर से भुगता है, वो किसी को अपना वोट नहीं चोरी करने देंगे। और अगर चोरी किया जाता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होगा, बहुत ही सख्त रिएक्शन होगा। आपका दूसरा सवाल बहुत ही अहम सवाल है। मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से कश्मीर के अवाम अपने हुकूक की जद्दोजहद कर रहे हैं, वो भी महसूस कर रहे होंगे, वो भी चाह रहे होंगे कि जो यहाँ के अवाम 70 सालों से जद्दोजहद कर रहे हैं, वो भी अपने जद्दोजहद में कामयाब हो। मैं समझता हूँ इसका हल भी सिर्फ पीपल्स पार्टी ही करवा सकती है। पीपल्स पार्टी में जिस तरीके से पार्लियामेंट्री कमीशन जनूबी पंजाब सूबा में बनाया था, हमने सारे कंट्रोवर्सी से इंगेज करके कंसेंसस बनाया था और भावलपुर जनूबी पंजाब सूबा का पूरा फ्रेमवर्क बनाया था। उसी तरीके से हम तजवीज़ करेंगे कि हम पार्लियामेंट्री कमीशन बनाएंगे और जो भी मुतनाज़ा इश्यूज होंगे हम सारे के साथ इंगेज कर से कंसेंसस बना के डिलीवर भी करेंगे। आप सबका बहुत लास्ट क्वेश्चन सर, इधर से नदीम साहब। नदीम कौन है? जी नदीम भाई। सर मेरा आखिरी सवाल है, और सवाल इस तरह है कि आपको मरियम नवाज साहिबा की 1-to-1 मुलाकात हो गई, उसके बाद उनका फौरन एक बयान सामने आ जाता है कि हम इदारों के साथ बात करने के लिए तैयार हैं, तो क्या आपने कोई धमकी वगैरह दी? देखो, जो हमारा अगर हमारा बिल्कुल 1-to-1 मुलाकात हुआ, और अगर हम चाहते कि वो 1-to-1 मुलाकात में जो बात हुआ वो आपके सामने होता, तो हम 1-to-1 मुलाकात नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं। तो मैं उसी बात पे ये